यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1990 के आसपास चिली में घटी थी। सैन्य शासन के अंतिम वर्षों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को सैंटियागो की एक जेल में कैद कर दिया जाता है। पुलिस उन्हें आतंकवादी मानती है और जबरदस्ती सेल में ले जाती है। कमांड में मौजूद जनरल अंद्रादे एक क्रूर व्यक्ति है जो कैदियों को सबक सिखाना चाहता है। इंस्पेक्टर ब्राउलियो उन्हें इकट्ठा करता है ताकि वह उन्हें उस जीवन का परिचय दे सके जो वे अब से जीने वाले हैं। चूंकि उनकी कैद आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आती है, इसलिए उन पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी रखी जाएगी और अगर वे किसी भी तरह का प्रचार करते पाए गए तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। लियोनन के नेतृत्व में 5 प्रदर्शनकारियों का एक समूह भी कैदियों में शामिल है। वे जेल में भागने के इरादे से आए हैं। आज वह दिन है जब वे अपनी अपनी कोठरियां चुनते हैं और अपने योजना की शुरुआत करते हैं। लियोनन जल्दी से दूसरी मंजिल पर दौड़ता है ताकि वह कोठरी नंबर 50 ले सके। उनकी योजना के अनुसार यह सीधे नीचे की कोठरी से जुड़ी है जो सुरंग का मुंह बनेगी। हालांकि वह देखता है कि कोठरी 50 पहले से ही किसी ने ले ली है और उसे समझौता करना पड़ता है, 51 लेनी पड़ती है। इस तरह कमरा तिरछा रहेगा, लेकिन फिलहाल समूह को और भी कई चीजों की चिंता है। कैदी अपनी नई जिंदगी में बसने लगते हैं। कुछ लोग कालीन बुनाई, खाना बनाना, गाना गाने जैसी हॉबीज अपनाते हैं। 1 घंटे के ब्रेक के दौरान लियोनन, राफेल और जर्मन योजना पर चर्चा करते हैं। लियोनन एक वास्तुकार है और इस मिशन का मास्टरमाइंड है। उसे पता है कि दीवार से कुछ मीटर की दूरी पर मापोचो नदी है जो ताड़ के पेड़ों से घिरी हुई है। सुरंग की दूरी उनके कदमों के हिसाब से मापी जा सकती है, जिसमें हर 2 कदम लगभग 5 फीट के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि सुरंग लगभग 70 मीटर लंबी होनी चाहिए। इतनी लंबी सुरंग खोदने के लिए उन्हें लगभग 60 टन मिट्टी हटानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि वे इतनी सारी मिट्टी को कहाँ रखेंगे ताकि गार्ड्स को पता न चले। जब ये तीनों योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं तो एक और कैदी पाउलो उन्हें देख रहा होता है। बाद में वह राफेल के पास आता है और जो भी वे करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शामिल होने की इच्छा जताता है। तीनों उस पर भरोसा करते हैं और उसे अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। अगले दृश्य में वे ग्राउंड फ्लोर की उस कोठरी में होते हैं जो सुरंग का मुहाना बनने वाली है। उन्हें दीवार में एक छेद करना है और बचे हुए मलबे से एक ब्लॉक बनाना है। इस तरह जब वे काम नहीं कर रहे होंगे तो उस ब्लॉक से छेद को छुपा सकते हैं। फिर लियोन मिट्टी के ढेर को छुपाने के लिए जगह तलाशता है। एक गिटार वादक को इसका आभास हो जाता है और वह उसे एक पेचकस देता है। इसके बाद उसे भी योजना में शामिल कर लिया जाता है। अगले कुछ दिनों में लियोन उस औजार का इस्तेमाल कर छत में एक चौकोर छेद बनाने की कोशिश करता है। उन्हें हथौड़े की आवाज जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी होती है, भले ही गिटार वादक बाहर गाने गाकर शोर को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आखिरी वार के साथ छत से 2 सीमेंट के ब्लॉक गिर जाते हैं और वहाँ गंदगी फैल जाती है। लियोन तुरंत दूसरों से अंडे और चूना लाने को कहता है ताकि एक ऐसा मिश्रण बनाया जा सके जो ब्लॉक जैसा दिखे और छेद को बंद कर सके। टीम काम को बांट लेती है और काम में जुट जाती है। लेकिन तभी गिटार वादक एक खास गाना गाता है जिससे संकेत मिलता है कि गार्ड अचानक जांच कर रहे हैं। लियोन छेद की जांच करता है और यह देखकर संतुष्ट होता है कि ऊपर की जगह में किसी भी मात्रा की मिट्टी रखी जा सकती है। इसके बाद वह समय रहते ब्लॉक बना लेता है और उसे एक महिला के पोस्टर से ढक देता है। जब गार्ड कमरे की जांच करते हैं तो वे पोस्टरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। एक गार्ड उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसके अनुसार लड़की ने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं। अब कैदियों को जेल में आए 34 दिन हो चुके हैं। आज मुलाकात का दिन भी है जिसमें उनके रिश्तेदार कुछ समय के लिए उनसे मिलने आ सकते हैं। राफेल को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, लेकिन वे झगड़ पड़ते हैं क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों को नहीं लाई थी। मुलाकात के बाद समूह एक बेहतर ब्लॉक बनाने का काम जारी रखता है जो गार्ड्स को देखने पर भी संदिग्ध नहीं लगेगा। वे ऐसा एक खोखले लकड़ी के डिब्बे को सीमेंट से भरकर करते हैं। जब ब्लॉक तैयार हो जाता है तो वे उस दीवार को पीटना शुरू करते हैं जिसे सुरंग का मुंह बनाना है। सेल में सीमेंट का अवशेष भर जाता है। तभी उन्हें इंस्पेक्टर के आने की सूचना मिलती है। वे जल्दी से गंदगी साफ करते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे काम कर रहे हों। सौभाग्य से उनके लिए गार्ड इधर उधर देखे बिना ही चला जाता है। सुरक्षा के लिए लियोन रेडियो तेज करता है और दीवार पर हथौड़ा मारता रहता है। जब छेद काफी बड़ा हो जाता है तो वे ब्लॉक को उसमें फिट कर देते हैं और उसे पूरी तरह से लगाते हैं। बचे हुए मिट्टी के अवशेष को एक बैग में भरकर सेल नंबर 51 में ले जाया जाता है। वहाँ लियोन उसे छत के ऊपर बने लॉफ्ट में रख देता है। उसे वहाँ छुपा देता है जहाँ गार्ड्स कभी देखने की नहीं सोचेंगे। ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहता है। गिटारिस्ट हमेशा
सेल के बाहर खड़ा रहता है ताकि देख सके कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बाकी 4 लोग बारी बारी से सुरंग खोदते हैं। मिट्टी के अवशेष अलग अलग दिनों में अलग अलग बैग में भरकर ऊपर की मंजिल पर ले जाए जाते हैं और लॉफ्ट पर फेंक दिए जाते हैं। फिर दोनों छेदों को बंद करने और उन्हें छुपाए रखने के लिए सीमेंट के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। समूह इतना सामाजिक व्यवहार बनाए रखता है कि वे संदिग्ध न लगें। फिर भी ऑस्कर नाम का एक चालाक कैदी देखता है कि वे हर दिन एक ही रूटीन का पालन करते हैं जो उसे अस्वाभाविक लगता है। दिन 77 पर लियोन अब तक खुदी हुई सुरंग की लंबाई मापता है। वह यह देखकर निराश होता है कि यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस रफ्तार से उन्हें काम पूरा करने में सालों लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि गार्ड्स के पास उन्हें पकड़ने के और मौके होंगे। लियोन समझता है कि उनके पास जनशक्ति की कमी है। उसी दिन बाद में जर्मन रोज की तरह मिट्टी ऊपरी मंजिल पर ले जाने का काम कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसे एक गार्ड रोकता है और बैग में क्या है दिखाने को कहता है। वह घबराते हुए ऐसा करता है, लेकिन मिट्टी निचले हिस्से में होती है जो उसकी निजी चीजों से ढकी होती है। गार्ड उसे ऑफिस में आने को कहता है और जर्मन आदेश मानने से पहले बैग को एक तरफ रख देता है। ऑफिस पहुंचने पर गार्ड उसे पैसे के बदले नग्न पत्रिकाएं ऑफर करता है। जर्मन राहत की सांस लेता है और खुश होता है कि मीटिंग किसी और बात के लिए नहीं थी। अगले दृश्य में तीनों सुरंग खोदने का काम जारी रखते हैं और साथ ही रेडियो पर खबरें सुनते हैं। उन्हें पता चलता है कि चिल्ली की जनता ने तानाशाह को पूरी तरह से हटा दिया है और देश में लोकतंत्र का स्वागत किया है। यह उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये खबर उन्हें और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वे जल्दी बाहर जा सकें और सब कुछ बदल सकें, इससे पहले कि उनका नेता हार मान ले। दिन 86 पर लियोन उन कैदियों को इकट्ठा करता है जो मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। वह उन्हें सुरंग पर हुई प्रगति दिखाता है और फिर योजना की हर एक जानकारी विस्तार से बताता है। समूह तुरंत उनकी मदद करने का फैसला करता है और टीम में शामिल हो जाता है। रात में काम करना शोर के कारण संभव नहीं है, इसलिए वे दिन में हर व्यक्ति के लिए 2-2 घंटे की शिफ्ट में काम करना शुरू करते हैं। वे पकड़े न जाएं, इसके लिए वे सबसे छोटी सावधानियां भी बरतते हैं। उदाहरण के लिए हर शिफ्ट के बाद अपने हाथों और शरीर से मिट्टी को धोना। उनमें से कुछ हमेशा सेल के बाहर रहते हैं ताकि वे गार्ड्स और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रख सकें। वे ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के बीच एक और छेद भी बनाते हैं ताकि उन्हें सीढ़ियों से मिट्टी ले जाने की जरूरत न पड़े, जो कि बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। आखिरकार प्रगति की गति तेज हो जाती है और अंत करीब नजर आने लगता है। पूरे समय के दौरान समूह अन्य कैदियों के साथ मेलजोल करता रहता है। वे ब्रेक के समय खेलते हैं और हमेशा की तरह टीवी देखते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। एक फुटबॉल मैच के दौरान ऑस्कर राफेल से कहता है कि उसे पता है वे लोग क्या कर रहे हैं। वह भी टीम का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अफवाह है कि वह अपने ही लोगों की मुखबिरी करने के बाद जेल में है। फिर भी लियोन उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसे मिशन में शामिल कर लेता है। जैसा कि लोग कहते हैं, मुखबिर अपनी कब्र खुद खोदते हैं। अगले दृश्य में जर्मन राफेल से कहता है कि भले ही वे एकदम सही सुरंग बना लें, लेकिन बाहर से मदद के बिना वे कभी भी भाग नहीं पाएंगे। उनकी पार्टी के कुछ साथी प्रदर्शनकारी अभी भी बाहर हैं। अगर कैदी उन्हें कोई संदेश भेजने में सफल हो जाते हैं तो वे जरूर मदद के लिए आएंगे। दिन 182 पर राफेल की पत्नी उससे मुलाकात के दिन मिलने आती है। वह उसे अपनी योजना के बारे में बताता है और पार्टी को इसकी जानकारी देने के लिए कहता है। महिला इस बारे में काफी देर तक सोचती रहती है, यहाँ तक कि मुलाकात के बाद भी। फिर आता है दिन 205। काम हमेशा की तरह चल रहा है और गिटारिस्ट सुरंग में है। अचानक पूरी पुलिस फोर्स अचानक जांच के लिए आ जाती है। लियोन तुरंत सबको सतर्क कर देता है, लेकिन गड़बड़ी को साफ करने और गिटारिस्ट को बाहर लाने में 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे। जब कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, बाकी लोग बाहर जाकर पुलिस को रोकते हैं। राफेल उन्हें अपमानित करता है और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू कर देता है। इससे गिटारिस्ट को बाहर आने और रास्ता बंद करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जब वह दरवाजा खोलता है, पुलिस पहले ही कैदियों को हरा चुकी होती है और उन्हें जमीन पर ले जा चुकी होती है। कमांडर आंद्रादे उन्हें बिना कपड़ों के धूप में खड़ा रहने को मजबूर करता है। नग्न होकर धूप सेंकना शायद ही कोई सजा है। कहीं और राफेल की पत्नी पार्टी के मुख्यालय जाती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि पार्टी से मदद की उम्मीद छोड़ दे क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि वह हार नहीं मानती और एक बेहतर योजना के बारे में सोचती है। वह एक चर्च में जाती है जहां वह लियोन के पिता, जर्मन की पत्नी और राफेल के पुराने सहयोगी से मिलती है। वे सभी बाहर से आए लोगों की जो भी जरूरत हो उसमें मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। दृश्य कटकर दिन 392 पर आ जाता है। एक आदमी सुरंग के अंदर काम कर रहा है जब वह बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से उसका दोस्त तुरंत उसे बाहर घसीट लेता है।
अब तक सुरंग काफी गहरी हो चुकी है और अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इस समस्या को हल करने के लिए वे टीम में बढ़ई को शामिल करते हैं। वह एक ट्यूब और पंखे जैसी संरचना बनाता है जो सुरंग के सबसे गहरे कोनों तक हवा पहुंचा सकती है। फिर हमें एक चालाक आदमी से मिलवाया जाता है जिसका नाम बिगोटे है। कमांडर उसे बुलाता है और उसे सिगरेट का एक पैकेट देता है। बदले में कमांडर यह जानना चाहता है कि हर एक कैदी क्या कर रहा है। उसी दिन बाद में राफेल को पता चलता है कि सुरंग जेल की सीमा पार कर चुकी है। वह जमीन में एक छेद बनाता है और बाहर गुलाबी रंग का तरल धकेलता है। इसे राफेल के सहयोगी ने देख लिया जो उसकी भागने में मदद कर रहा है। अगले विजिटर डे पर लियोन के पिता उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि तरल अभी भी उस जगह से 40 मीटर दूर है जहां वे सुरंग को खत्म करना चाहते हैं। दिन 558 पर शहर में भूकंप आ जाता है। लियोन जो बाहर था तुरंत सुरंग के अंदर मौजूद व्यक्ति को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। सौभाग्य से न तो कोई घायल होता है और न ही सुरंग बंद होती है। महीनों में लियोन की एक व्हीलचेयर पर रहने वाले कैदी से दोस्ती हो गई है। वह उस आदमी को भागने की योजना के बारे में बताता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। वह आदमी मना कर देता है क्योंकि उसने पहले ही जीवन से उम्मीद छोड़ दी है और जानता है कि वह सुरंग में रेंग नहीं सकता। फिर आखिरकार वह दिन आ जाता है जब वे महीनों लंबी योजना के अंतिम चरण को अंजाम देते हैं। सभी लोग साप्ताहिक रात के मनोरंजन के लिए टीवी रूम में हैं, जब एक एक करके लोग बाहर जाने लगते हैं। किसी को कोई शक नहीं होता क्योंकि शो दिलचस्प नहीं है। लियोन सुरंग के मुहाने के बाहर खड़ा है और देख रहा है कि क्या सभी कैदी आ गए हैं। उनकी कुल संख्या 50 है, जिसका मतलब है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा कि किसके बाद किसे जाना है। इसी बीच बिगोटे कैदियों की गैर मौजूदगी को नोटिस करता है और उन्हें देखने बाहर जाता है। व्हीलचेयर वाला आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे धक्का दे दिया जाता है। जब बिगोटे सेल तक पहुंचता है तो ऑस्कर को छोड़कर सभी सुरंग में जा चुके होते हैं। बिगोटे पुलिस को बताना चाहता है लेकिन ऑस्कर उसे रोक लेता है। उसे एक पेचकस से छुरा घोंपा जाता है लेकिन इसके बावजूद वह बिगोटे को बेहोश कर देता है। लेकिन फिर चोट के कारण वह दूसरों के पीछे सुरंग में नहीं जा पाता। जैसा कि कहते हैं, चुगली करने वालों को पेचकस से छुरा घोंपा जाता है। बाकी बचे 49 आदमी सुरंग के अंदर कतार में खड़े हैं, बाहर के लोगों द्वारा दूसरी तरफ खोलने का इंतजार कर रहे हैं। राफेल का दोस्त ऐसा करता है और वे एक एक करके बाहर आ जाते हैं। राफेल की पत्नी ने पहले ही उन सभी के लिए कपड़े बदलने का इंतजाम कर दिया है। कपड़े बदलने के बाद वे नदी किनारे छिप जाते हैं जब तक बस नहीं आ जाती। वे तुरंत बस में चढ़ जाते हैं लेकिन जर्मन ऑस्कर को लेकर चिंतित है। वह उनसे रुकने को कहता है और उसे लाने चला जाता है। क्या बेवकूफी भरा विचार है। जेल में बाकी अपराधियों को सुरंग का पता चलता है और वे उसमें घुस जाते हैं। अतिरिक्त पुलिस पहुंचती है और बाकी कैदियों को इकट्ठा कर लेती है। बस में सायरन सुनाई देता है, इसलिए वे जर्मन और ऑस्कर के बिना ही निकल जाने का फैसला करते हैं। कुछ सेकंड बाद जर्मन आता है और बताता है कि ऑस्कर कभी सुरंग से बाहर ही नहीं आया। क्योंकि वे देखने वापस नहीं जा पाते, वे आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच कुछ अन्य कैदी भागने में सफल होते हैं पर ज्यादातर को सुरंग से घसीटकर बाहर निकाल जाता है। हम देखते हैं कि ऑस्कर जेल में रो रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। कमांडर को खबर मिलती है और वह अपना आपा खो बैठता है। बस में सभी भागे हुए कैदियों को पैसे और नकली पहचान पत्र दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें 3-3 के समूह में एक और शहर के अलग अलग हिस्सों में उतार दिया जाता है। अंत में लियोन राफेल को अलविदा कहता है और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी तरह 1990 में 18 महीनों तक खुदाई करने के बाद 49 कैदी एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल से भागने में सफल हुए थे। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।